हाँ जी बेटा, in this video, this is basically my third video of cash flow statement. In this video, we will learn what are the activities जो हम क्लासीफाई कर रहे हैं अंडर इन्वेस्टिंग एंड अंडर फाइनेंसिंग. तो इस वीडियो में मैं इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग दोनों एक्टिविटीज़ को कवर करने की कोशिश करूँगी. तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट, कंपनी की इन्वेस्टमेंट्स. कंपनी इन्वेस्ट कहाँ करती है? कंपनी लॉन्ग टर्म एसेट्स खरीदती है, बिल्डिंग, मशीन, ठीक है, फिक्स एसेट्स, चाहे वो टैंजिबल है चाहे इनटैंजिबल है. गुडविल खरीदना, पेटेंट खरीदना, कॉपीराइट खरीदना, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स या फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर खरीदना. तो ये जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है, इसका मतलब है हमने लॉन्ग टर्म एसेट्स को खरीदा और बेचा. एक्विजिशन एंड डिस्पोजल, एक्वायर करना एंड डिस्पोज करना लॉन्ग टर्म एसेट्स को. एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स, बाकी दूसरी इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, लाइक किसी और कंपनी के शेयर्स खरीद लिए. ठीक है, अभी आप बोलोगे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था किसी और कंपनी के शेयर खरीदना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आता है. लेकिन जो अभी हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था, जो शेयर्स खरीदना, किसी और कंपनी के शेयर्स खरीदना, वो फाइनेंशियल कंपनी के लिए, फाइनेंशियल कंपनी का काम ही यही है, शेयर खरीदना, शेयर बेचना. उसके लिए अगर वो किसी और कंपनी के शेयर खरीद रही है तो उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आएगा. लेकिन हम जो अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं वो हम अपनी नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए बना रहे हैं. जो आपकी नॉर्मल कंपनी है उसके लिए किसी और कंपनी के शेयर्स खरीदना लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, ठीक है, वो आएगा हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में. तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में बेसिकली हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं? लॉन्ग टर्म एसेट्स चाहे हमारी टैंजिबल है, चाहे टैंजिबल एसेट्स हैं, चाहे हमारी इनटैंजिबल एसेट्स हैं. दोनों तरीके की एसेट्स हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में लिखी जाती हैं. ठीक है, हमने खरीदी या बेची. उसके बाद जो बाकी और इन्वेस्टमेंट्स, हमने बाकी की और इन्वेस्टमेंट्स करी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करी, शेयर्स खरीदे, शेयर्स बेचे, या फिर लैंड खरीदी, लैंड बेची, या किसी और तरीके के इन्वेस्टमेंट्स करी हैं. ठीक है, तो वो हमारी कहाँ आती है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में. तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में देखिए क्या क्या आएगा. जब हम फिक्स एसेट खरीदेंगे, पैसा हमारे हाथ से जाएगा, आउटफ्लो होगा. आउटफ्लो जब खरीदेंगे तो आउटफ्लो होगा. उसके बाद जब हम किसी फिक्स एसेट को बेचेंगे तो पैसा आएगा, इनफ्लो होगा. हम सिक्योरिटीज़ खरीदेंगे, मतलब स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर खरीदेंगे, डिवेंचर्स खरीदेंगे, वारंट्स खरीदेंगे, बॉन्ड्स खरीदेंगे, डेट इंस्ट्रूमेंट्स खरीदेंगे. तो जो शेयर, डिफरेंट तरीके की सिक्योरिटीज़, शेयर्स, डिवेंचर्स, वारंट्स, बॉन्ड्स, डेट इंस्ट्रूमेंट्स दूसरी कंपनी के, और जो हम इन्वेस्टमेंट्स के लिए खरीद रहे हैं. ठीक है, लेकिन अदर देन फाइनेंशियल कंपनी नहीं होनी चाहिए. वो फाइनेंशियल कंपनी के अलावा कोई और कंपनी अगर किसी और मतलब फाइनेंशियल कंपनी अगर किसी और कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है, किसी और कंपनी के शेयर खरीदती है, तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है. लेकिन अगर नॉन फाइनेंशियल कंपनी किसी और कंपनी के शेयर्स खरीदती है तो वो उसके लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है. ठीक है, तो हम जो किसी और कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं, डिबेंचर खरीद रहे हैं, बॉन्ड्स, वारंट्स, डेट इंस्ट्रूमेंट्स खरीद रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन हम फाइनेंशियल कंपनी नहीं होनी चाहिए. ठीक है, उसके बाद लोन एंड एडवांसेस अगर हम किसी थर्ड पार्टी को दे रहे हैं, अगर फाइनेंस कंपनी लोन एडवांस देती है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है. अगर फाइनेंस कंपनी लोन या एडवांस देती है तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आता है. लेकिन अगर नॉन फाइनेंस कंपनी लोन या फिर एडवांस देती है किसी थर्ड पार्टी को तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में लिखा आता है. बिकॉज दे हैव गिवन मनी, दे हैव लैंड मनी, उन्होंने किसी को उधार दिया है, लोन दिया, एडवांस दिया लॉन्ग टर्म के लिए, ताकि वो इंटरेस्ट कमा सकें उस पर. अब जो लोन दिया था लोन वापस मिलेगा. ठीक है, अब जो लोन वापस मिलेगा उसमें कैश इनफ्लो होगा, लेकिन फाइनेंशियल कंपनी नहीं होनी चाहिए वो. ठीक है, इनफ्लो होगा. दूसरा, जो मैंने किसी को लोन दिया उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, जो मैंने शेयर्स खरीदे उस पर डिविडेंड मिलेगा. ठीक है, अच्छा, अब ये रेंट रिसीव्ड. भैया मेरे पास खूब सारा पैसा था, मैंने उस पैसे को क्या किया? इन्वेस्ट कर दिया, बिल्डिंग खरीद ली. जब मैंने बिल्डिंग खरीदी तो बिल्डिंग मेरी फिक्स एसेट है. जो मेरा बिजनेस चल रहा है वो 2 फ्लोर पे चल रहा है, थर्ड फ्लोर खाली था, थर्ड फ्लोर मैंने किराए पे लेट आउट कर दिया. उस लेट आउट करने से मेरे को रेंट मिल रहा है. तो रेंट रिसीव्ड फ्रॉम द प्रॉपर्टी हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट. मैंने एज एन इन्वेस्टमेंट जो मेरी प्रॉपर्टी थी उस पर मैंने लेट आउट करने से जो मुझे रेंट मिल रहा है, दिस इज़ ऑल्सो माई इन्वेस्टमेंट.
तो अभी जब हमने इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो पढ़ना है, तो ध्यान रखना है कहीं हम फाइनेंशियल कंपनी की बात तो नहीं कर रहे हैं या नॉन फाइनेंशियल कंपनी की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने बेसिकली जो इसमें ध्यान रखना है कि हम फाइनेंशियल कंपनी की बात तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझ के फिर उसको आंसर करना है। हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ निकालना है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का मतलब होता है लॉन्ग टर्म एसेट्स को खरीदना बेचना या फिर बाकी के इन्वेस्टमेंट्स करना। अब जैसे फिक्स एसेट्स खरीद रहे हैं, पैसा जा रहा है, फिक्स एसेट्स बेच रहे हैं, पैसा आ रहा है, सिक्योरिटीज़ खरीद रहे हैं, किसी और कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं, किसी और कंपनी के डिबेंचर्स खरीद रहे हैं, बॉन्ड्स खरीद रहे हैं, वारंट्स खरीद रहे हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट खरीद रहे हैं, लेकिन हम फाइनेंशियल कंपनी नहीं होनी चाहिए, अदर देन फाइनेंशियल कंपनी होनी चाहिए। उस सिचुएशन में ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा। हम किसी को लोन एडवांस दे रहे हैं थर्ड पार्टी को, लेकिन हम फाइनेंशियल कंपनी नहीं होना चाहिए। अगर हम फाइनेंशियल कंपनी है तो लोन एडवांस देना ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है। अगर हम फाइनेंशियल कंपनी नहीं है तो लोन एडवांस देना इन्वेस्टिंग में आएगा, और अगर फाइनेंशियल कंपनी है तो लोन एडवांस देना ऑपरेटिंग में आता है। जब लोन एडवांस दिया वापस भी आएगा, पैसा वापस मिलेगा, वो भी इन्वेस्टिंग में लिखेंगे। जो हमने लोन दिया उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, शेयर्स जो खरीदे दूसरी कंपनी के, हमने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है उस पर हमें रेंट मिल रहा है, ये सब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो। अभी बेटा जब हम अपनी इन्वेस्टमेंट अपने शेयर्स को बेचते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को बेचते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स को बेचते हैं, तो हमें कैपिटल गेन्स होते हैं। उन कैपिटल गेन्स होते हैं, उन कैपिटल गेन्स पे हमें टैक्स पे करना पड़ता है। अगर हम कैपिटल गेन पे टैक्स पे कर रहे हैं तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में लिखा जाएगा, ठीक है। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। अब हम पढ़ेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का मतलब होता है कंपनी की ऑनर कैपिटल। ऑनर कैपिटल मतलब शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, बोरोइंग्स मतलब कंपनी के डिबेंचर्स, जो कंपनी खुद की शेयर इशू करती है। याद आ रहा होगा टर्म 1 में इशू ऑफ शेयर कैपिटल किया था, जब कंपनी खुद के शेयर इशू करती है। अभी जो हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पढ़ा है वो परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी, किसी और कंपनी के शेयर खरीदना बेचना। लेकिन यहाँ पे जो फाइनेंसिंग में होता है, फाइनेंसिंग में अपनी खुद की कंपनी शेयर इशू करती है। मेरी कंपनी का नाम है XYZ कंपनी शेयर इशू कर रही है। मेरी कंपनी का नाम है XYZ कंपनी शेयर इशू कर रही है, इसको बोलेंगे फाइनेंशियल एक्टिविटी। लेकिन अगर XYZ कंपनी ABC कंपनी के शेयर खरीद रही है और बेच रही है, उसको बोलेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो अभी XYZ कंपनी शेयर इशू कर रही है। शेयर्स बोरोइंग्स का जो साइज बढ़ना कम होना, कॉम्पोजिशन, कभी बोरिंग्स थी कभी बोरिंग्स हट गई, ये सब फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में आता है। देखिए फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में क्या क्या आता है। जब हम शेयर इशू करते हैं, डिबेंचर्स इशू करते हैं, वहाँ से हमें पैसा मिलता है। हम लॉन्ग टर्म बोरिंग्स करते हैं, लॉन्ग टर्म लोन लेते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म लोन लेना वो हमारे लिए फाइनेंशियल एक्टिविटी में आएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? बैंक हमें एक फैसिलिटी देता है कि आपके अकाउंट में जितना पैसा आप उससे ज़्यादा विड्रॉ कर लो। तो एक तरीके से बैंक ने आपको फाइनेंस किया है, ठीक है, क्योंकि आपके अकाउंट में सिर्फ 1 लाख रुपए, आप 1,50,000 विड्रॉ कर रहे हो, 50,000 एक्स्ट्रा विड्रॉ कर रहे हो, तो वो आप ओडी लिमिट के अंदर विड्रॉ करते हो, ओवरड्राफ्ट लिमिट के अंदर। तो एक तरीके से बैंक आपको फाइनेंस करता है। जो बैंक ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट जो आपको मिल रहा है बैंक की तरफ से, ये भी फाइनेंशियल एक्टिविटी है। भैया आपने लोन तो ले लिया, लोन वापस भी तो करोगे, जो लोन का वापस करना वो भी आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटी में आएगा। बेटा जब आप कुछ प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे होते हैं जिन्हें हमें रिडीम करना होता है कुछ टाइम बाद, तो जिन प्रेफरेंस शेयर्स को हम रिडीम करते हैं, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, वो भी हमारा फाइनेंशियल एक्टिविटी में लिखा जाता है। अब ये इक्विटी शेयर का बायबैक, ये क्या होता है? क्या होता है, कंपनी अपने खुद के, जैसे मैंने बताया अभी XYZ कंपनी, मैं XYZ कंपनी हूँ, मैं खुद के शेयर स्टॉक मार्केट में जाके खरीद लूँगी। क्यों? क्योंकि मेरे जो शेयर्स हैं काफ़ी लोगों के हाथ में जा चुके हैं, ऑनरशिप काफ़ी लोगों के हाथ में जा चुकी है, तो मैं वो शेयर्स खरीद लूँगी मार्केट में जाकर। इसे बोलते हैं बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, खुद के शेयर स्टॉक मार्केट में जाके खरीद लेना। तो ये भी हमारी फाइनेंशियल एक्टिविटी में कैश आउटफ्लो है। तो जब बेटा हमने शेयर इशू करने से शेयर होल्डर बने, वो शेयर होल्डर मेरी कंपनी के क्या है? ऑनर। उन्हें प्रॉफिट का हिस्सा दूंगी मैं,
जब उन्हें अपनी प्रॉफिट का हिस्सा दूंगी मैं, जो प्रॉफिट का हिस्सा दिया जाता है शेयर होल्डर्स को, उसको बोलते हैं डिविडेंड। शेयर इशू करना मेरी फाइनेंशियल एक्टिविटी है, तो उस पर डिविडेंड देना भी फाइनेंशियल एक्टिविटी है। जो मैंने लोन लिया, जो डिबेंचर्स इशू किए, उस पर इंटरेस्ट दूंगी, वो भी मेरी फाइनेंशियल एक्टिविटी है। ओवरड्राफ्ट, जो मेरा ओवरड्राफ्ट बढ़ा था, मैंने पैसा वापस कर दिया बैंक को, डिक्रीज इन बैलेंस ऑफ ओवरड्राफ्ट, पैसा बैंक को वापस कर दिया, कैश क्रेडिट का पैसा वापस कर दिया, ये भी फाइनेंशियल एक्टिविटी है। अब कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स पे किया जाता है, डिविडेंड टैक्स, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स पे किया जाता है, ये फाइनेंशियल एक्टिविटी में आता है। तो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के अंदर, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के अंदर कौन कौन सा एक्टिविटीज़ आती हैं, एक बार देख लेते हैं हम। फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ का मतलब होता है जो हमारे अपनी कंपनीज़ के शेयर्स और डिबेंचर्स, शेयर्स, लोन, इससे रिलेटेड है, ठीक है। तो इसके अंदर हम करते हैं काउंट कि हमने अपनी कंपनी के खुद के शेयर इशू किए, डिबेंचर्स इशू किए, हमने लॉन्ग टर्म बोरिंग्स ली, लॉन्ग टर्म के लिए लोन लिया, हमारी ओडी लिमिट, हमारे बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ा, कैश क्रेडिट इंक्रीज हो गया, जो लोन लिया था लोन वापस किया, प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर दिया। प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने का मतलब है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा वापस कर दिया, अपने खुद के इक्विटी शेयर मार्केट में खरीद लिए, डिविडेंड दिए अपने शेयर्स पे, इंटरेस्ट दिया डिबेंचर्स पर या लोन जो लिया था उस पर, जो हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट है उसका बैलेंस कम हो गया, कैश क्रेडिट कम हो गया, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स दिया। तो ये सब हमारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के अंदर आता है, ठीक है। आई थिंक इट्स क्लियर। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, शेयर, हम शेयर्स और डिबेंचर इशू करना, इशू वर्ड लिखा है, इशू करना, चाहे वो फाइनेंशियल कंपनी है चाहे वो नॉन फाइनेंशियल कंपनी है, इशू करना, ठीक है। इशू करना, कंपनी अपने शेयर इशू कर रही है, वो किसी भी तरीके की कंपनी है तो वो उसके लिए फाइनेंशियल एक्टिविटी होगा। डिविडेंड पे करना, डिविडेंड हम कब पे करते हैं, जब हमने शेयर इशू किए। डिविडेंड पे करना चाहे वो किसी भी तरीके की कंपनी है, फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एंटरप्राइजेस, चाहे वो किसी भी तरीके की कंपनी, डिविडेंड पे करना हमेशा फाइनेंशियल एक्टिविटी होता है। इंटरेस्ट पे करना, अगर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, हमने नॉर्मली लिखा है इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो फाइनेंशियल एक्टिविटी। लेकिन अगर फाइनेंस कंपनी इंटरेस्ट पे कर रही है, फाइनेंस कंपनी इंटरेस्ट पे कर रही है, लिखा हुआ है फाइनेंस कंपनी, फाइनेंस कंपनी अगर इंटरेस्ट पे कर रही है तो वो उसके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। अगर फाइनेंस कंपनी लोन ले रही है, अगर फाइनेंस कंपनी लोन ले रही है, लोन टेकन, अदरवाइज लोन लेना क्या पड़ा है अभी हमने फाइनेंशियल एक्टिविटी में, लोन लेना क्या पड़ा है, लॉन्ग टर्म बोरिंग, हमने क्या पढ़ा है, फाइनेंशियल एक्टिविटी। लेकिन अगर फाइनेंस कंपनी लोन ले रही है तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है। अगर फाइनेंस कंपनी, क्योंकि उसका मेन काम ही ये है लोन लेना, लोन देना, वो लोन ले रही है फाइनेंस कंपनी तो उसके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गया। तो आई थिंक इट्स क्लियर। नाउ वी विल डू सम क्वेश्चंस और बैक साइड क्वेश्चंस। तो थोड़े से बैक साइड के क्वेश्चंस देख लेते हैं। इन एक्टिविटीज़ को क्लासीफाई करना है। जब हम गुड्स सेल करते हैं तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, सर्विसेज देने से पैसा मिल रहा है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, और गुड्स परचेज कर रहे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, सर्विसेज ले रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ की किसी की भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, पेटेंट खरीदे हैं, पेटेंट क्या होते हैं हमारे इंटैंजिबल एसेट्स, इंटैंजिबल एसेट्स खरीदा, इन्वेस्टमेंट करी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ का मतलब होता है कैश इक्विवेलेंट्स। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ वो सिक्योरिटीज़ होती हैं जो फटाफट से कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ का मतलब है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। बैंक ओवरड्राफ्ट, अभी बताया है आपने, अपने बैंक में जितना पैसा उससे ज़्यादा विड्रॉ कर लिया, इसका मतलब बैंक आपको फाइनेंस कर रहा है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट इज़ अ फाइनेंशियल एक्टिविटी। डिबेंचर्स इशू, इशू है ना, आपने अपनी कंपनी के डिबेंचर्स इशू किए, फाइनेंशियल एक्टिविटी। आपने शेयर खरीदे, खरीदे किसी और कंपनी के शेयर खरीदे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आपने लोन वापस किया, लोन लेना फाइनेंशियल एक्टिविटी होता है, लोन वापस करना भी फाइनेंशियल एक्टिविटी। कमीशन मिली, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। डिबेंचर्स रिडीम किए, आप अपनी कंपनी के डिबेंचर्स रिडीम करोगे जो आपने डिबेंचर्स इशू किए थे, तो डिबेंचर इशू करना फाइनेंशियल एक्टिविटी है, तो डिबेंचर्स रिडीम करना भी फाइनेंशियल एक्टिविटी। डिबेंचर्स पे जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो, फाइनेंशियल एक्टिविटी। इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिलता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इनकम टैक्स पे कर रहे हो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उसके बाद नेक्स्ट ईयर इनकम टैक्स पेड ऑन गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, एसेट बेची, एसेट बेचने पर कैपिटल गेन हुआ, उस पर इनकम टैक्स पे कर रहे हो,
तो एसेट को बेचना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है, तो उसके ऊपर जो आप टैक्स पे कर रहे हो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा. कैश रिसीव फ्रॉम डेटर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश पेड टू क्रेडिटर ऑपरेटिंग एक्टिविटी. I think it's clear to everyone. Hope